Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is Suez Canal Crisis 1956. आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्विस कैनाल क्या है, कहाँ इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये सिचुएट करती है, स्विस कैनाल जो है वो किसने बनाई थी, कब बनाई थी और इसका पर्पस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, किस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था और इसे कंट्रोल कौन करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली जो स्विस कैनाल क्राइसिस है वो है क्या और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है इस स्विस कैनाल बनने के बाद उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और क्यों हुए। तो सबसे पहले हम मैप के थ्रू देखते हैं कि स्विस कैनाल जो है वो सिचुएट कहाँ पर करती है। तो स्विस कैनाल जो है ये 120 माइल्स लॉन्ग है, मतलब 139 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो स्टार्ट होती है ये पोर्ट सईद से स्टार्ट होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पर ये एंड होती है एंडिंग पॉइंट इसका है पोर्ट स्विस। और ये जो स्विस कैनाल है ये नेचुरल कैनाल नहीं है, ये एक मैन मेड कैनाल है, मैन मेड वाटरवे है। इसको खुद बनाया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन में 10 साल लगे थे। और नवंबर 17, 1869 को इसको ऑफिशियली ओपन कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए? ट्रेड के लिए बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अब ये जो कैनाल है इसको बनाने में 10 साल लगे थे। इट्स मीन कि 1869 में तो इसकी ओपनिंग हुई, ऑफिशियली इसे ओपन कर दिया गया था, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1859 में और 1869 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और इसको ट्रेड के लिए ऑफिशियली ओपन कर दिया गया। उसके बाद आते हैं कि ये जो स्विस कैनाल है ये रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। ये रेड सी है और इधर आता है मेडिटेरेनियन सी इस साइड पर, और ये जो स्विस कैनाल है ये इन दोनों रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। और सेपरेट किसको करता है? ये इजिप्ट है और ये सिनाई पेनिनसुला है। ये सेपरेट करती है ये कैनाल सिनाई पेनिनसुला से इजिप्ट को। अब आते हैं कि इस कैनाल को कंट्रोल कौन करता है, अथॉरिटी किसके पास है इसकी? तो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट जो है वो इस टाइम इसे कंट्रोल कर रही है। अब देखते हैं कि ये जो स्विस कैनाल बनाई गई थी इसका पर्पस क्या था और इसकी इम्पोर्टेंस अब क्या है, क्यों ये इतनी ज़रूरी है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है ट्रेड की वजह से। यूरोप और एशिया के दरमियान स्विस कैनाल जो है ये ट्रेड के लिए यूज़ होती है। ये शिपिंग लेन है एक, यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शिप्स गुज़रती हैं ताकि ट्रेड की जा सके एशिया और यूरोप के दरमियान में। ये कंट्रोल करती है 2/3 ऑफ द ऑयल विच इज़ कंज्यूम्ड बाय यूरोप। यूरोप में जो 2/3 ऑयल जाता है वो एशिया से इस स्विस कैनाल के थ्रू होकर जाता है। इस कैनाल को बनाने से क्या हुआ? रिड्यूस हुआ सेलिंग डिस्टेंस, मतलब यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड का जो डिस्टेंस था उसको कम कर दिया इस स्विस कैनाल ने। कैसे? कि ये है अफ्रीका, इस साइड पर आ जाता है अफ्रीका, ठीक है। पहले जब यूरोप और एशिया की ट्रेड होती थी तो उसमें एशिया से, यहाँ से अफ्रीका से होते हुए डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता यूरोप तक। लेकिन इस स्विस कैनाल ने क्या किया, इसने 5000 नॉटिकल माइल्स, जो कि ये एशिया, इसके बाद अफ्रीका को जो है उसके ऊपर से गुजर कर जाना होता यूरोप तक, तो वो 5000 नॉटिकल माइल्स इस स्विस कैनाल ने, जो कि एक शॉर्टकट बनाया गया एशिया और यूरोप के दरमियान, उसको, इस डिस्टेंस को कम कर दिया किसने? स्विस कैनाल ने। और 300 मिलियन टन्स के जो गुड्स हैं वो अब यहाँ से गुजरते हैं इस कैनाल के थ्रू, ठीक है। मतलब ट्रेड होती है यूरोप और एशिया के दरमियान। ये थी इसकी इम्पॉर्टेंट कि स्विस कैनाल को बनाया क्यों गया था, इसका मकसद क्या था बनाने का, ताकि डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो सके, ताकि जिससे, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता, अफ्रीका के यहाँ से पिछली तरफ से होकर जाना पड़ता है यूरोप की तरफ, तो उससे एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होना था, दूसरा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होने थे, ठीक है। लेकिन ये जो स्विस कैनाल एक डायरेक्ट वे बनाया गया एशिया से यूरोप तक का, इसने बहुत सारे मसाइल को हल किया। अब आगे हम देखते हैं कि
स्विस कैनाल क्राइसिस जो हैं जो 1956 में हुए थे वो क्या हुए थे, और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में उनकी लड़ाई हुई थी और उसके पीछे मेन रीज़न क्या थी। स्विस क्राइसिस जो है वो दरअसल है क्या, इसको देखने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि जब स्विस कैनाल बनी थी तब इसकी अथॉरिटी जो है वो किसके पास थी। अब तो इस वक्त तो इसकी अथॉरिटी जो है वो ये कैनाल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के अंडर है, लेकिन जब ये बनी थी 1869 में तब एक प्राइवेट स्विस कैनाल कंपनी की अथॉरिटी थी, वो इस पर कंट्रोल करता था। जो कैनाल की मलकियत थी वो प्राइवेट स्विस कैनाल कंपनी के पास थी, लेकिन इसके जो कैनाल के शेयर्स हैं वो ज़्यादा किसके पास थे, इजिप्ट के पास थे और फ्रांस के पास थे ज़्यादा। तब इसमें ब्रिटेन का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि जब ये कैनाल बनी थी उस वक्त ब्रिटेन इसके ख़िलाफ़ था कि ये कैनाल ना बनाई जाए, क्योंकि उसके अपने कुछ इंटरेस्ट थे, ठीक है। लेकिन जब ये कैनाल बन गई तो उसको नज़र आया कि इस कैनाल की इम्पोर्टेंस क्या है, तब उसने कोशिश की कि ये कैनाल जो है ये मेरे अंडर आ जाए, मेरे कंट्रोल में हो। अब जो है उसके उस वक्त में 1869 में जब इसको ऑफिशियली ओपन किया गया था तो इसके शेयर्स ज़्यादातर किसके पास थे, इजिप्ट के पास थे और फ्रांस के पास थे। उसके बाद आ जाते हैं 1875 में क्या हुआ। 1875 में इजिप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। इजिप्ट ने अपने लोन्स उतारने के लिए अपने जो शेयर्स थे स्विस कैनाल में वो किसके सुपुर्द कर दिए, वो ब्रिटेन को दे दिए, बरतानिया को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, अब बरतानिया पहले तो ख़िलाफ़ था, लेकिन 1875 में उसको अपॉर्चुनिटी मिली स्विस कैनाल के ऊपर कंट्रोल करने की। कैसे, उसको शेयर्स मिल गए। अब फ्रांस के साथ शेयर्स किसके थे स्विस कैनाल में, ब्रिटेन के थे, बरतानिया के थे। अब आ जाते हैं हम 1882 में। 1882 में क्या हुआ, इजिप्ट एक कॉलोनी बन गया किसकी, बरतानिया की, और 87 ईयर्स तक उसने कंट्रोल किया उस इलाके पर भी और स्विस कैनाल पर भी। किसने, बरतानिया में। अब स्विस कैनाल के ऊपर भी पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, बरतानिया का है और फ्रांस का है। अब 1922 में आ जाते हैं तो 1882 से 1921 तक कॉलोनी रहा इजिप्ट किसकी, बरतानिया की। 1922 में इजिप्ट जो है उसको इंडिपेंडेंस मिल गई, वो आज़ाद हो गया और ब्रिटेन को वहाँ से जाना पड़ा, जाहिर है। उसके बाद अब इजिप्ट तो हो गया आज़ाद, उसको तो इंडिपेंडेंस मिल गई। फिर 1954 में क्या हुआ, इजिप्ट का जो है नया प्रेसिडेंट आया, जमाल अब्दुल नसीर। ये अब जो है ना ये हीरो बन गया था। अब किस लिए ये हीरो बना था अपने इलाके में, ये हम आगे देखते हैं। जमाल अब्दुल नसीर जब आया तो इसने लोगों से बहुत ज़्यादा वादे किए कि मैं बैरूनी ताकतों को, मतलब जो हमारे इजिप्ट में आकर दूसरी ताकतें रह रही हैं, या बरतानिया ने उस वक्त भी अपनी फ़ौज बिठाई हुई थी वहाँ पर, इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी लेकिन उनकी फ़ौज, उनकी फोर्सेस वहाँ पर फिर भी थीं। तो अब्दुल नसीर ने क्या कहा अपनी आवाम से, उसने कहा, वादा किया कि एक तो मैं बैरूनी ताकतों से भी हमारा जो है वो छुटकारा मिल जाएगा हमें, दूसरा उन्होंने वादा किया कि जो दरियाए नील था वहाँ पर ओसोन डैम बनाया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 26 जुलाई 1956। यहाँ पर जमाल अब्दुल नसीर को जब ओसोन डैम के लिए फ़ंड्स नहीं दिए यूएस ने, क्यों नहीं दिए यूएस ने फ़ंड्स देने थे यूएस ने, लेकिन उस वक्त में इजिप्ट के हालात इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब थे और इजिप्ट ने यूएस से डिमांड किया कि इसराइल पर हमला करने के लिए हमें वेपन्स चाहिए। अब यूएस का अलाय है कौन, इसराइल। यूएस ने वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए तो इजिप्ट ने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया से क्या लिए, वेपन्स लिए। और ये बात जो है वो यूएस को अच्छी नहीं लगी क्योंकि यूएस का तो अलाय है इसराइल। तो यहाँ पर उसने ओसोन डैम के फंड्स देने के लिए इनकार कर दिया, किसको, इजिप्ट को। तो यहाँ पर अब डैम बनाना था, अब पैसे कहाँ से आते, तो स्विस कैनाल जो है उसको नेशनलाइज कर दिया, किसने, जमाल अब्दुल नसीर ने। यहाँ से असल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जो असल स्विस क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुए, जब किसने, जमाल अब्दुल नसीर ने
स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया और कहा कि यहाँ से जो आमदनी आएगी वो ओसवान डैम बनाया जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। यहाँ से ये बात पसंद नहीं आई कि नेशनलाइज क्यों किया, किसको, फ्रांस को और ब्रिटेन को, क्योंकि अब जो शेयर्स थे वो तो फ्रांस और ब्रिटेन के पास थे ना। तो उसके बाद 29 अक्टूबर 1956 में क्या हुआ, उसी दौरान इजराइल ने इजिप्ट पर इन्वेड कर दिया। अब ये बात भी यूएस को पसंद नहीं आई, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या थी, क्यों इजराइल ने इन्वेड किया था। जब नेशनलाइज हुआ था स्विस कैनाल, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है उन्होंने इजराइल के साथ एक खुफिया मीटिंग की थी कि सबसे पहले इजराइल को हम कहेंगे कि वो इन्वेड करे इजिप्ट पर, और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन को मौका मिल जाएगा वहाँ पर साथ देने का, और उसके बाद वो स्विस कैनाल के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे अपना। ये इन तीनों मुल्कों की मिली भगत थी। इन्होंने इन्वेड कर दिया। क्यों इन्वेड किया था? ताकि वो स्विस कैनाल के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। लेकिन ये बात यूएस को फिर पसंद नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। यूएस, सोवियत यूनियन और यूएनओ ने, इन तीनों ने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। क्यों प्रेशर डालना शुरू किया? कि अपनी फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ कर लें और अपनी फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ करें। और आईएमएफ को भी यूएस ने ये बात कह दी कि ब्रिटेन को फंड्स नहीं देने, उनको कोई माली मदद उनकी नहीं करनी। सैंक्शंस लगा दिए उन्होंने इन कंट्रीज़ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये सैंक्शंस लगाए, क्योंकि जब इन्होंने अटैक किया था इजराइल ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने इजिप्ट पर, तब उन्होंने स्विस कैनाल पर कंट्रोल एक्चुअली अपना कर लिया था। जब कंट्रोल उन्होंने अपना कर लिया था, फिर यूएस, सोवियत यूनियन और यूएनओ ने प्रेशर डाला कि अपनी फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ करें, नहीं तो आप पर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। तो उन सैंक्शंस से बचने के लिए 7 नवंबर 1956 को एट लास्ट उन्होंने क्या किया, अपनी जो फोर्सेस थी उन्होंने विड्रॉ कर ली। फाइनली वहाँ से फोर्सेस चली गई और कैनाल की जो सोवरेनिटी है वो किसके पास आ गई, इजिप्ट के पास आ गई। और आज जो इजिप्ट है वो वहाँ से कितनी ट्रेड कर रहा है, मालियत क्या है, हर साल वो वहाँ से 5.8 बिलियन यूएस डॉलर एवरी ईयर वहाँ से कमा रहा है। ये था स्विस कैनाल क्राइसिस, जो 1956 में क्या हुआ था, जब नेशनलाइजेशन हुई थी किसकी, स्विस कैनाल की। वहाँ से ये जंग स्टार्ट हुई थी, वहाँ से ये लड़ाई जो है ये स्टार्ट हुई थी। इजराइल ने पहले इन्वेड किया, फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ दिया और उस पर कंट्रोल कर लिया। फिर यूएस ने, सोवियत यूनियन और यूएनओ ने प्रेशर डाला और उनको अपनी फोर्सेस वापस हटानी पड़ी और उनका कंट्रोल भी नहीं रहा कहाँ पर, स्विस कैनाल पर। फिर जब फोर्सेस विड्रॉ हो गई तो सोवरेनिटी किसके पास आ गई, इजिप्ट के पास आ गई। और आज इजिप्ट वहाँ से एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वहाँ से कमा रहा है। अब स्विस कैनाल के हवाले से एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। मार्च 2021 में क्या हुआ कि जो स्विस कैनाल है, उस कैनाल में एक जो शिप है वो वहाँ पर बहरी जहाज़ एक अटक गया था। ठीक है, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप के दरमियान जो ट्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। अब इस बात से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर जो शिप फंस गया था, वहाँ पर स्ट्रक हो गया था, अब उसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो अगर ये स्विस कैनाल बंद हो जाए तो इससे क्या असर पड़ेगा यूरोप और एशिया पर। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.